वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है और इसका वर्किंग और प्रिंसिपल क्या है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना चाहिए इसमें, इट इज ए डिवाइस which is used to obtain which is used to obtain suitable AC voltage। तो ट्रांसफार्मर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड हम कह सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है। देखिए यहाँ वर्ड से बिल्कुल क्लियर है, स्टेप अप। तो स्टेप अप किस चीज का कर रहा है? वोल्टेज का। इट इंक्रीजेस एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को स्टेप अप करता है एंड डिक्रीजेस द करंट। अगर वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये हमें याद रखना चाहिए। एंड डिक्रीजेस द करंट। फिर सेकंड ट्रांसफार्मर पे आते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो डेफिनेटली स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करेगा। तो हमें लिखना चाहिए इट डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को डिक्रीज करता है एंड इंक्रीजेस द करंट। अब ट्रांसफार्मर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर, सबसे पहले बात करेंगे हम आइडियल ट्रांसफार्मर की। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर्स इक्वल होते हैं। तो आप इनपुट पावर डेफिनेटली प्राइमरी पे आएगा, ईपी इंटू आईपी, और आउटपुट पावर होगा ईएस इंटू आईएस। एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। तो जितना पावर प्राइमरी में है उतना ही पावर हमें मिलेगा सेकेंडरी में। तो ऐसे केसेस में ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो पहले एक जनरल बेसिक आइडिया हमें ट्रांसफार्मर का ले लेना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो डेफिनेटली जैसा नाम से बिल्कुल क्लियर है कि नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल नहीं होंगी। तो हमें लिखना चाहिए
output power should not be equal to input power. और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर से कम है. तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, efficiency of non-ideal transformer, you should write, is less than 1. और in terms of percentage हम कह सकते हैं less than 100%. अब बात करते हैं efficiency of transformer की. कैसे निकालेंगे हम efficiency of transformer? Output power divided by input power. Multiplied by 100. So you can write ES into IS upon EP into IP into 100. तो एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. और आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में तो हम जानते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%. आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. पहला, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. of mutual induction. Second point, transformer work on AC only. Not on DC. तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की. ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू NS upon NP R. R is called transformation ratio. स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए transformation ratio is always greater than 1. And step down transformer, transformation ratio is less than 1. तो डेफिनेटली ये आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है. और आइडियल ट्रांसफार्मर में हम मानते हैं कि देयर आर नो एनर्जी लॉसेस. किसी भी तरह के एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे. अब एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं. पहला होता है कॉपर लॉस. तो जब कॉपर कॉइल में करंट फ्लो होती है तो कॉपर कॉइल गेट्स हीटेड. तो 1 part of electrical energy is wasted in the form of heat energy. दूसरा होता है आयरन लॉस. तो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो इट इज मेड अप ऑफ आयरन. तो कंटिन्यूसली जब वो एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज उससे पास होता है, इट गेट्स हीटेड, तो गर्म हो जाती है और हीट लॉसेस हो जाते हैं.
और मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लॉस होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स का देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर हम ये मानते हैं कि व्हाटएवर फ्लक्स इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, द सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। देयर आर सर्टेन फ्लक्स लॉसेस ऑकर्स, तो फ्लक्स का लॉस होता है, तो इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज भी बोलते हैं। दूसरा एडी करंट लॉस, क्योंकि जब अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसफार्मर से पास करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम। और क्योंकि बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, एसी वोल्टेज टाइम के साथ कंटिन्यूअसली खुद को चेंज करता है, तो जो आयरन कोर होती है ट्रांसफार्मर की, उसका फ्लक्स कंटिन्यूअसली विद टाइम चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण सरफेस करंट्स डेवलप हो जाती हैं। आयरन कोर के सरफेस पर सरफेस करंट डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स के कारण भी काफी सम मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगला लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस। क्या होता है जब हम एसी को ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कि एसी में दो फेजेस होते हैं, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। तो पॉजिटिव फेज के कारण आयरन कोर जो होती है ट्रांसफार्मर की, वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव फेज में, एसी के पॉजिटिव फेज में ट्रांसफार्मर की आयरन कोर मैग्नेटाइज होती है, और नेगेटिव फेज में डीमैग्नेटाइज होती है। तो जितनी एनर्जी मैग्नेटाइजेशन में कंज्यूम होती है, उतनी एनर्जी डीमैग्नेटाइजेशन में वापस नहीं लौटती, उतनी एनर्जी डीमैग्नेटाइजेशन में वापस नहीं लौटती। तो इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो प्लीज थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए। और ये जो आपका इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का, तो जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आप जानते हैं इसी पर बेस्ड होंगे, तो ये आप इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए अच्छे से। So this is a very important equation. अगर आपको ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो कि आसान है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ओके, तो आपने इक्वेशन नोट कर लिया। नाउ इट इज द टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स। वी आर स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल आ गया, आप इसे पढ़िए और अच्छे से नोट डाउन करिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC line is to supply 22 kilovolt for a neon sign in secondary circuit। तो डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अब हमें समझ में आ रहा है कि प्राइमरी पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और सेकेंडरी पे वोल्टेज है 22,000 वोल्ट। स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इन प्राइमरी सर्किट अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड which is to blow when the current in the secondary circuit exceeds 10 milliampere, the turn ratio of transformer। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टर्न रेशियो क्या होता है। दैट इज NS अपॉन NP। आप इसे R भी बोल सकते हैं, और आप इसे कह सकते हैं ES अपॉन EP। तो ES है आपका 22,000 वोल्ट, ठीक है, और EP है 220 वोल्ट।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 100। तो देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लें और उसका सॉल्यूशन नोट कर लें, तो आप मेरे साथ चैट करिए, तो फिर हम अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो देखा आपने, एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया। वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन वन सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमसे टर्न रेशियो पूछा है, तो टर्न रेशियो तो होता है NS अपॉन NP। तो टर्न रेशियो को आप क्या क्या कह सकते हैं, R, और NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। तो ओके स्टूडेंट, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा था आज का पहला क्वेश्चन, मार्क कर देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A power transformer is used to step up, फिर से step up ट्रांसफार्मर है, an alternating EMF of 220 volt to 11 kV। 11 kV का मीनिंग हो गया 11,000 volt to transmit 4.4 kilowatt of power। If the primary coil has 1000 turns, what is the current rating of the secondary? Assume 100% efficiency for the transformer। तो आपको सेकेंडरी में करंट पूछी गई है और ट्रांसफार्मर कितनी पावर को ट्रांसमिट करता है, 4.4 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करता है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि हमारा आउटपुट पावर है 4.4 किलोवाट। तो इसको आप वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 4400 वॉट। ठीक है, और हम जानते हैं आउटपुट पावर होगी ES इंटू IS, 4400 वॉट। अब यहां पर ES की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि ES की वैल्यू कितनी दी हुई है। 11 किलो वोल्ट। तो 11 इंटू 1000 इंटू IS। अब देखिए बहुत सारी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इसमें टर्म्स दिया हुआ है। तो बस पावर रिलेटेड क्वेश्चन था, ये 2 जीरो हमने यहाँ कैंसिल कर दिए, तो हमें मिला 11 इंटू 10 इंटू IS इक्वल टू 44। अब 11 से हमने 44 को कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो IS विल बी 4/10। तो 4/10 को आप लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन 4 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब तक आपने 2 क्वेश्चन करे, तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So let us mark this question as question number 3. The primary winding of transformer has 500 turns। ये दिया हुआ है कि प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स है, 500 टर्न्स। Whereas its secondary has 5000 turns। सेकेंडरी के टर्न्स भी दिए गए हैं। The primary is connected to an AC supply of 20 volt 50 hertz। तो AC इनपुट वोल्टेज कितना है, प्राइमरी पे अप्लाइड वोल्टेज है 20 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी है
50 hertz. The secondary will have an output of. अब सेकेंडरी का आउटपुट आपको पूछा है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 500, number of turns in secondary 5000, primary voltage 20 volt, secondary voltage, अब हम यूज करेंगे ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ES तो हमें निकालना है और प्राइमरी हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट, टर्न रेशियो की वैल्यू रख दीजिए 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया 200 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी पूछी गई है, तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना है। ट्रांसफॉर्मर does not changes the frequency. तो फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी, तो ये हमारा हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको स्टेटमेंट लिखा है ये आप याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। A step-up transformer has transformation ratio of 3:2। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, R NS upon NP। What is the voltage in secondary if voltage in primary is 30 volt? तो again we have got a very simple question। ये मानते हुए कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो हम अप्लाई करेंगे ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। NS अपॉन NP को हम बोलते हैं R, और यहां पर हमें R गिवन है 3/2। सो ES अपॉन EP, तो देखा आपने क्वेश्चंस कितने सिंपल है। तो ES को आप लिखेंगे 3/2 इंटू EP, तो ये हो गया 3/2। प्राइमरी वोल्टेज हो गया कितना गिवन है हमें 30 वोल्ट, तो 2 से 30 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 3 45 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। I'm very hopeful just by doing some good number of question practice, ट्रांसफार्मर को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। तो जब प्राइमरी में एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होता है और उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी पे हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आप जानते हैं एसी वोल्टेज कंटिन्यूअसली टाइम के साथ अपने आप को बदलता है, इट कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम। ओके, अब हम चौथे क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए आप।
द प्राइमरी, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा अभी रिपीट हो गया, ये हमने अभी किया है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज 220 वोल्ट एंड करंट इज 5 एम्पियर। तो प्राइमरी में वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, प्राइमरी में करंट दी गई है 5 एम्पियर। द सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड टू बी 22,000 वोल्ट। तो ये स्टेप अप है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। द करंट इन द सेकेंडरी, नेग्लेक्ट लॉसेस। अब देखिए नेग्लेक्ट लॉसेस, ये जो लैंग्वेज है ये बहुत, इसका मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर must be equal to output power। तो इनपुट पावर होगी ईपी इंटू आईपी, आउटपुट पावर ईएस इंटू आईएस। तो इनपुट हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, इनपुट करंट भी दी गई है 5 एम्पियर, आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज 22,000 वोल्ट इंटू आईएस। तो सबसे पहले तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आईएस विल बी 5/1000, और 5/1000 को आप लिख सकते हैं 0.05 एम्पियर। तो देखिए कितना आसान है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व द ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस। तो हमेशा याद रखिए आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। नेग्लेक्ट लॉसेस, लैंग्वेज को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडी करंट्स का जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, सरफेस पे क्या होता है, ये सरफेस होता है। तो जब एक किसी भी मेटल पीस को, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ये जैसे ये मेटल पीस है, अगर हम इसका फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो इस पे सरफेस करंट्स डेवलप हो जाएंगे और वो क्लोज लूप बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड द एडी करंट्स। तो ट्रांसफार्मर के जो आयरन कोर होती है उसका फ्लक्स कंटिन्यूसली बदलने के कारण उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाती है, और एडी करंट्स प्रोड्यूस होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काफी बड़ा पोर्शन हीट एनर्जी में के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। एंड एवरीवन इज एडवाइज कि आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते हैं। इसी से यही रीजन है कि परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये रहा देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6, और मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग सॉल्व करें। इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर 140, ठीक है, दैट इन सेकेंडरी आर 280। तो अब इस डेटा से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर देन इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में करंट पूछी गई है। तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यूज करेंगे IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP। अब आप देखिए
कि प्राइमरी में करंट दी गई है 4 एम्पियर, सेकेंडरी में करंट निकालनी है। सेकेंडरी का टर्न रेशियो है 280, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स है 140, तो ये से 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा 4 अपॉन आई एस इक्वल टू 2। तो आई एस विल बी 2 एम्पियर, आई एस विल बी 2 एम्पियर। So the correct option is B. सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत आसान है कि हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, काफी आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप भी कोशिश कर सकते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड कैरीज 8 एम्पियर करंट। तो ये प्राइमरी में करंट दी हुई है 8 एम्पियर। इफ इनपुट पावर इज 1 किलोवाट, the number of turns required in the secondary coil to have 500 watt output. तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो प्राइमरी में टर्न्स कितने गिवन है? 100, और प्राइमरी में करंट है 8 एम्पियर, और इनपुट पावर है 1 किलोवाट, मींस 1000 वाट। अब देखिए, हम जानते हैं कि इनपुट पावर होगी ईपी इंटू आईपी, और हमें करंट इन प्राइमरी 8 दी गई है, तो 8 1000 को कैंसिल कर देगा, तो प्राइमरी वोल्टेज आ गया 125 वोल्ट। अब आउटपुट पावर की बात करते हैं। ES इंटू IS, और आपको दिया हुआ आउटपुट पावर कितनी? 500। ES इंटू IS। अब देखिए, इस इक्वेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी शुड डू? हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए? तो आप कैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को कैलकुलेट करेंगे, ये अब आपको सोचना है। कि आपको सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और आपको प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? रेशियो तो यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया? थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया? ट्विस्ट हो गया, टर्न हो गया, हल्का सा क्या हो गया, इसमें चेंज आ गया। तो आपको इसको कैसे करना है ये आपको बताना है। हल्का सा क्वेश्चन में क्या आ गया? चेंज आ गया। चेंज आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इनपुट पावर दी गई है, तो इनपुट पावर से आपने इसे निकाल लिया और आपको आउटपुट पावर भी दी गई है। यहां से हमने प्राइमरी वोल्टेज निकाल लिया, लेकिन हमें सेकेंडरी में कुछ भी नहीं दिया गया है। अच्छा, ये आउटपुट भी दिया गया है हमें 500 वोल्ट, तो ये थोड़ा मैंने इसे गलत रीड कर लिया। मैंने सोचा कि ये आउटपुट पावर है, तो आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है ये एक्चुअली। आई एम सॉरी फॉर मिस रीडिंग द क्वेश्चन। तो आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया हमारा कितना वोल्टेज, जिसे हम बोलेंगे ES 500 वोल्ट। तो ये देखिए मिस रीडिंग से भी कई बार क्वेश्चंस। अब हम यूज कर लेंगे ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। तो अब ये हमने NS अपॉन NP को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ES हमारा दिया हुआ है 500, EP हम निकाल चुके हैं 125, और नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं कितने, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 100। अब देखिए ये से हमने 4 से कैंसिल कर दिया है, 25 5, ये हो जाएगा 100 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी 400। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। तो ये था हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैंने 500 वोल्ट को मैंने क्या कर लिया, 500 वॉट पढ़ लिया। तो एक रीडिंग मिस्टेक कोई भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है। इसलिए रूल नंबर 1, क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि होगा आज की क्लास का हमारा 8th क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। An ideal transformer has 500 and 5000 turns in primary and secondary winding respectively. If the primary voltage is connected to a 6-volt battery, then the secondary voltage. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैटरी, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स देना है। बैटरी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने जो दिया हुआ है बैटरी, एक्चुअली इन्हें अच्छे से लिखना चाहिए था इसके बारे में, DC बैटरी। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC, it only works on तो इसका आंसर है 0। तो ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। तो ये था हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ DC पर काम करता है, इट डज नॉट AC पर वर्क करता है, डज नॉट वर्क ऑन DC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, आप इसे नोट करिए। अ ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90%, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 90% है, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई।
देखिए, एफिशिएंसी रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है। एफिशिएंसी 90% है। If the current in secondary coil is 6 ampere, the voltage across secondary coil and current in the primary coil respectively are. तो ये CBSE PMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। CBSE PMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और नीट को पहले CBSE PMT के नाम से ही जाना जाता था। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रीवियस नीट का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। आप जानते हैं एफिशिएंसी हो का फॉर्मूला हम लिखते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब हमें दिया हुआ है कि एफिशिएंसी 90% है, और आउटपुट पावर होगा ES इंटू IS अपॉन EP इंटू IP इंटू 100। तो ये हो गया 9/10 इक्वल टू ES अपॉन IS अपॉन EP इंटू IP। ये हमारा इक्वेशन बन गया। और हमें दिया गया है ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है 200 वोल्ट पर, 200 वोल्ट पर। तो 9/10 ES transformer is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. तो ES IS upon 3 kilowatt 3 into 1000। तो यहां से हमें मिल जाएगा ES into IS। तो ये हो गया 2700। 2700 ये हमारी क्या हो गई, आउटपुट पावर हो गई। अब करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमें गिवन है, तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमें गिवन है 6 एम्पियर। यहां हम रख देंगे 6, तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिल जाएगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया 2700 डिवाइडेड बाय 6। 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी वोल्टेज 450 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गया, 450 वोल्ट। 450 वोल्ट। अब हमसे पूछा है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट इन द प्राइमरी कॉइल तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनपुट पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे EP इंटू IP। कितना दिया हुआ है हमें इनपुट पावर, 3000 वॉट। और प्राइमरी वोल्टेज हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो ये 200 हमने यहाँ रख दिया। 300 3000, तो ये 2 जीरो यहाँ आपके कैंसिल हो गए। तो IP विल बी 30/2। 30/2 मतलब ये कितने एम्पियर आ गया, 15 एम्पियर। तो अब हम ऑप्शंस पे काम करेंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 450 13.5। ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप ट्रांसफार्मर में करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी गुड क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफार्मर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत गलत सोच है। ये इनपुट पावर है, और ये पूरी इनपुट पावर कितनी दी गई है, 3 किलोवाट गिवन है। EP इंटू IP 3 किलोवाट, तो आप इसको लिख सकते थे 3000 वॉट। यही लिखा गया है यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। ओके, अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको इसका आंसर देना है। द आउटपुट पावर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज्ड इन प्रैक्टिस इज, फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन इनपुट पावर, सेकंड ऑप्शन इक्वल टू द इनपुट पावर, थर्ड ऑप्शन लेस देन इनपुट पावर। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस में जो आउटपुट पावर होती है इट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर, तो हम इसको सी को टिक कर देंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ते वक्त हमें पता चला ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इज यूज्ड ऑन ए 1000 वोल्ट लाइन। 1000 वोल्ट की लाइन पर ऑपरेट कर रहा है, तो ये इनपुट वोल्टेज है। टू डिलीवर, अब ये डिलीवर करता है, एक जो लैंग्वेज हो गई डिलीवर मतलब आउटपुट में, डिलीवर 20 एम्पियर एट 20 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, मतलब आउटपुट करंट कितनी होगी 20 एम्पियर होगी एट 120 वोल्ट, और ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी कॉइल। लिखा भी हुआ है एट द सेकेंडरी कॉइल। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी पर बेस क्वेश्चन है, इफ द एफिशिएंसी of transformer is 80%, तो पूछा गया है द करंट ड्रॉन from the line is, now we have got 4 options। पहला ऑप्शन है 3 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 30 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 0.3 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है हमारा 2.4 एम्पियर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। इज यूज ऑन 1000 वोल्ट लाइन, तो ये हमें प्राइमरी वोल्टेज गिवन है जो कि 1000 वोल्ट के इक्वल है। अब डिलीवर करता है 20 एम्पियर करंट, मतलब सेकेंडरी में कितनी करंट डिलीवर कर रहा है 20 एम्पियर, और कितने वोल्ट पर कर रहा है 120 वोल्ट पे, तो ये सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है आपको 120 वोल्ट। तो डेफिनेटली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 80% है। अब हम सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था, ES इंटू IS अपॉन EP इंटू IP इंटू 100। एफिशिएंसी दी गई है 80%। सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है 120 वोल्ट, और सेकेंडरी करंट भी हमें मालूम है 20 एम्पियर, प्राइमरी वोल्टेज भी मालूम है 1000 IP इंटू 100। तो अब देखिए सबसे पहले हम कुछ कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2, उसके बाद एक 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा ये 80 इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन IP इंटू 10।
अब ये 1080 को कैंसिल कर देगा 8 टाइम्स, तो आईपी विल बी 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8। अब 12 इंटू 2 होगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 8, ये से कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया 3 एम्पियर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सिंपल भी होते हैं, हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया गया है हमें। द टर्न रेशियो इज, टर्न रेशियो भी गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं टर्न रेशियो क्या होता है, एनएस अपॉन एनपी इज 1:2, 1:2। लेक्लांचे सेल जिसका ईएमएफ गिवन है आपको, ईएमएफ 1.5 वोल्ट, is connected across the primary. जैसे प्राइमरी के अक्रॉस में हमने कनेक्ट किया है। अब पूछा गया है द वोल्टेज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। तो सेकेंडरी पे आपको वोल्टेज पूछा गया है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0 वोल्ट। क्यों? ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क, इसलिए ट्रांसफॉर्म वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। तो अब बहुत आसानी से हम लोग इन सब क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आज के हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
A transformer अच्छे से लिखिएगा is used. A transformer is used to light a 100-watt and 110-volt lamp. From 220-volt mains. अब लैंग्वेज को देखिएगा कि ट्रांसफार्मर को लाइट करना है एक 100 वॉट के बल्ब को जो 110 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, और ट्रांसफार्मर किस लाइन से जुड़ा हुआ है, कितने मेन से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स क्या प्राइमरी वोल्टेज है, और उसको सेकेंडरी वोल्टेज कितना करना है, 110 वोल्ट करना है, तो वो स्टेप डाउन कर रहा है। हमारे मोबाइल का जो चार्जर है वो भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 6 वोल्ट पे काम करता है, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो 240 वोल्ट पे काम करती है, तो स्टेप डाउन कर रहा है। इफ द मेन करंट इज ध्यान से क्वेश्चन को लिखिएगा, इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, the efficiency of transformer will be now we have got 4 answer, 30%, 50%, 90%, and we have got another answer 10%. तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको लैंग्वेज को समझते हैं। टू लाइट अ 100 वॉट एंड 110 वोल्ट लैंप, तो आउटपुट पावर क्या है, वो दी गई है 100 वॉट, और हम जानते हैं आउटपुट पावर होगा ES इंटू IS इक्वल टू 100, और ES भी दिया हुआ है 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो सेकेंडरी में करंट कितनी हो गई, 10/11। अब देखिए हमारा प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट, और प्राइमरी करंट है 0.5 एम्पियर। अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ES इंटू IS अपॉन EP इंटू IP इंटू 100। अब आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, और ES इंटू IS तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 100, EP इंटू IP 220 इंटू, ये अननेसेसरी हमने निकाला, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, 1/2 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यू विल गेट द एफिशिएंसी फॉर्म रिजल्ट। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10, 1000 इंटू 2, 2000 डिवाइडेड बाय 22। अब आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेट करिए, 2000 को आपको डिवाइड करना है 22 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से ये 90% आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिवीजन में अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप अगर आप
मल्टीप्लिकेशन को आपको ठीक करना चाहिए। अब एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, जिससे हिस्टेरेसिस लॉसेस कम से कम हो। तो सॉफ्ट आयरन का आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे, हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है सॉफ्ट आयरन का नैरो होता है। तो जब नैरो कर्व होता है हिस्टेरेसिस, तो हम कहते हैं कि लॉसेस कम होते हैं। हिस्टेरेसिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैग्नेटाइजेशन में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी और डीमैग्नेटाइजेशन में हमें कंज्यूम की गई उसमें से कितनी एनर्जी वापस मिली। अब जैसे मान लीजिए मैग्नेटाइजेशन में हम 100 एनर्जी कंज्यूम करते हैं और डीमैग्नेटाइजेशन में हमें एनर्जी मिलती है 80, तो हमारा लॉस हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। तो आज मैंने कोशिश करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करें, और हमारा अगला टॉपिक होगा मोशनल ईएमएफ और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट के फंडामेंटल्स।